प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे केपलर के गति के नियम। केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में क्या नियम बताए? 3 नियम हैं केपलर के, वो हम इस लेक्चर में समझेंगे। ओके, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर चल रहा है बेटा हमारा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो केपलर ने गणितीय रूप में ग्रह गति के नियम नहीं बताए थे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो केपलर के नियमों का बनता है वो न्यूटन के नियम से बनता है। केपलर के ग्रह गति के नियम न्यूटन से पहले हैं। जब हम केपलर के नियमों को गणितीय रूप में निरूपित करते हैं तो फिर हम उन्हें न्यूटन के नियमों की जो धारणा है, न्यूटन के नियमों के अनुसार हम सभी ग्रहों के मास या सभी वस्तुओं के जो द्रव्यमान हैं उनको बिंदु रूप में मानकर फिर हम उन पर बल, उनकी स्थिति या उनकी ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम केपलर के नियमों को गणितीय रूप में लिखते हैं, है ना, अगर हम केपलर के नियमों को बेटा गणितीय रूप में लिखते हैं, ध्यान देंगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो उसमें न्यूटन के नियमों का मुख्य रोल रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि केपलर ने नियम क्या दिए। ठीक, तो केपलर का जो प्रथम नियम है वो क्या था बेटा, उसको देख लो पहले, प्रथम नियम। और फिर ये देख लें कि अगर प्रथम नियम को गणितीय रूप में लेके जाएं तो कैसा होगा। प्रथम नियम को अगर गणितीय रूप में लेके जाएं तो इसमें कौन कौन सी बातें हो जाएंगी और कौन कौन से किस किस तरीके से सवाल इस पर बन सकते हैं। हालांकि आगे पढ़ेंगे, आगे हम न्यूटन का नियम पढ़ेंगे, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आएगा फिर, है ना। चलिए, तो इन्होंने कहा कि सभी ग्रह, है ना, क्या कहता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, ध्यान देंगे बेटा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं तथा सूर्य दीर्घवृत्त की एक नाभि पर स्थिर रहता है। ये इनका पहला नियम है। तो यहाँ पर एक बात आएगी, दीर्घ वृत्त किसको कहते हैं बेटा? बड़ा वृत्त, फैला हुआ वृत्त, है ना, दीर्घ वृत्त बोलते हैं बड़ा हुआ वृत्त। अब जैसे मान लीजिए ये वृत्त है हमारे पास, क्या है, ये वृत्त है, ये तो सिंपल वृत्त है जिसे हम बोलते हैं सर्कल, है। अब इस सर्कल को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, अंडे की शेप का बना दूं, मुर्गी का अंडा, तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घ वृत्त। यानी इसे बोल देते हैं इलिप्स, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलिप्स, बढ़ा हुआ वृत्त। यानी मुर्गी का अंडे का जो आकार होता है, अगर उसको मुर्गी के अंडे को ऐसे देख रहे हैं, या जनरली कोई भी अंडों का आकार बढ़ा हुआ वृत्त होता है, दीर्घ वृत्त होता है। ठीक, तो इसे बोलते हैं अंग्रेजी में इलिप्स। अब इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स को, यानी अगर इस दीर्घ वृत्त को 2 हिस्सों में बांट दें तो इसके जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो इसके केंद्र होते हैं, भाई देखो वृत्त का तो एक ही केंद्र होगा, वृत्त का तो यही केंद्र होता है। अब इसके इस हिस्से का एक अलग केंद्र होता है, इस हिस्से का एक अलग केंद्र होता है। गणितीय रूप से उसे सारे का केंद्र तो हम ये केंद्र पे भी कह सकते हैं। तो इसे कहते हैं नाभि, फोकस। यानी इसे हम कह सकते हैं फोकस 1, इसे कह सकते हैं फोकस 2, यानी 2 F1 F2 फोकस होते हैं। ये फोकस गणितीय रूप से परिभाषित होते हैं। यानी गणितीय रूप में दीर्घवृत्त को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक इधर वाला हिस्सा और एक इधर वाला हिस्सा। अब सूर्य को अगर हम इस वाले हिस्से पे फिट कर दें, यहाँ रख दें हम सूर्य, तो ग्रह जो है वो दीर्घवृत्त पर गति करेंगे। यानी ग्रह जो है इस वाले हिस्से पे गति
करेगा। अब मान लीजिए पृथ्वी यहाँ घूम रही है ऐसे, है ना, ये पृथ्वी देखो इस, तो पृथ्वी के बाहर कोई दूसरा ग्रह होगा। पृथ्वी के पहले भी ग्रह है ना, बहुत सारे जो ग्रह गति है, 9 ग्रह सामान्यतया 9 ग्रह परिभाषित होते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और कक्षा कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार। तो गणितीय रूप से नहीं आया, बात फिर वहीं आ गई कि जो पहला नियम था वो गणितीय रूप में नहीं आया, केपलर ने गणितीय रूप में नहीं दिया, गणितीय रूप में हमने बनाया। क्योंकि गणितीय रूप में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बात को सोचो ज़रा, हमें दीर्घवृत्त को पहले परिभाषित करना पड़ेगा, यानी इसमें 2 नाभि हैं, वो नाभि कितनी दूरियों पर हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दीर्घवृत्त की रचना किस प्रकार होती है इस बात को समझ लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए गणित में हम पढ़ते ही हैं शंकु परिच्छेद, है ना, गणित में हम चैप्टर पढ़ते हैं शंकु परिच्छेद। पर चूंकि बात ये आती है कि सर सब बच्चों के पास गणित नहीं होता, तो क्या करते हैं, एक रस्सी लेते हैं बेटा, एक रस्सी, यहाँ पर क्या करते हैं, एक कील ठोक देते हैं, ये क्या है, एक कील है, और यहाँ पर भी एक कील ठोक देते हैं, ये भी एक कील है ऐसे, और एक रस्सी लेते हैं, रस्सी की लंबाई फिक्स कर लेते हैं, मतलब रस्सी की लंबाई नहीं बदलेंगे, एक निश्चित लंबाई की रस्सी लेंगे और रस्सी को यहाँ बांध देते हैं, इस कील में और इस कील में ऐसे, और रस्सी को इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ एक कोई पेंसिल लगा लेते हैं, पेन, इसे क्या मान लेते हैं, पेंसिल, और इस तरीके से इस रस्सी को, इस पेंसिल को चलाते हुए आते हैं ऐसे, इसे चलाते हुए जाते हैं ऐसे, यूँ। तो बात को समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं किस तरीके से बनाया मैंने ये, है ना। इस तरीके से इसको चलाते जाते हैं, एक निश्चित लंबाई की रस्सी। तो आप देख रहे हैं कि पेंसिल जो है मेरी चौक के साथ साथ ये पेंसिल चल रही है और रस्सी बिल्कुल ऐसे खिंची हुई है। तो यहाँ आ जाएगी पेंसिल बेटा, तो रस्सी ऐसे खिंच जाएगी यूँ, यहाँ आ जाएगी रस्सी, मतलब पेंसिल, तो रस्सी ऐसे खिंच जाएगी, यहाँ आ जाएगी रस्सी, सॉरी पेंसिल, तो रस्सी ऐसे खिंच जाएगी, समझ रहे हैं ना बात को, यहाँ आ जाएगी तो ऐसे खिंच जाएगी, है ना। ये देखो ये, तो ये जो स्थितियाँ हैं ये पेंसिल की स्थितियाँ हैं, पेंसिल बढ़ती जा रही है, पेंसिल घूमती जा रही है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दीर्घवृत्त। तो जहाँ पर हमने ये कील ठोकी है, जहाँ पर हमने कील गाड़ दी है पेपर के ऊपर, पिन कहते हैं, पिन, पेपर के ऊपर गाड़ लेते हैं ना, ऑल पिन, और रस्सी के बजाय क्या ले लें, धागा ले लें। सर दीर्घवृत्त बनाना चाहते हैं हम, बड़ा सिंपल हो गया ये तो, एक धागा बना लो, एक निश्चित लंबाई का धागा ले लो, पेपर के ऊपर 2 पिन ठोक लो ये वाली, और पेंसिल लेकर उसे घुमा लो। रस्सी में खिंचाव रहना चाहिए, रस्सी ढीली ना हो, टाइट रहनी चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको यहाँ अगर हम 50-50 करते हैं, आधा आधा कर दें बिल्कुल, तो ये बन जाएगी, जहाँ कील ठोकी है एक फोकस F1 और जहाँ दूसरी कील ठोकी है ये बन जाएगा F2। तो ये है दीर्घवृत्त। और ये जो पेंसिल चल रही है ये बन जाएगी, यानी जो वृत्त का जो ये वृत्त बना, ये जो इसे कहते हैं बिंदु पथ, इसे कहते हैं वक्र, कर्वेचर या कर्व, जो ये बिंदु पथ बना, बिंदु का रास्ता, ये बन जाएगा ग्रह का रास्ता, यानी जिस रास्ते पर ग्रह चलता है, ठीक। तो ये है पहला नियम, केपलर का ये पहला नियम है। तो सिंपली क्या करें कि यहाँ जो कील ठोकी बेटा, यहाँ क्या रख लें, यहाँ रख लें सूर्य, देखो ये सूर्य देवता आ गए, ओके, ये सूर्य देवता आ गए। और जहाँ जहाँ ये पेंसिल चल रही है यहाँ कहीं, यहाँ रख लें कोई भी ग्रह। अब मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी को यहाँ रख लें, ये कोई ग्रह घूम रहा है ऐसे ऐसे, ये हो गया कोई भी ग्रह, यानी प्लैनेट, ओके। और ये हो गए सूर्य देवता, सिंपल। एक फोकस ये बन गया F1 और एक फोकस ये बन गया F2, है ना, ये फोकस बन गया, ठीक। तो ये अब ये समझ में आ गया होगा कि साहब पहला नियम दरअसल क्या कहता है, पहले नियम का फंडा ये आ गया है। अब आता है सर हमें ये एलिप्स क्या है, इसकी पूरी जानकारी कैसे होगी, है ना।
तो बेटा इसकी जानकारी अभी जितनी दे सकते हैं उतनी देंगे। देखो अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में गए और बहुत ज़्यादा यहाँ इस पर गणित लगा दिया, इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो अभी क्या देते हैं, दीर्घवृत्त का वृत्त का समीकरण। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, ऐसा होता है। इसमें जो ये वाई अक्ष पे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होती है बेटा, इसको बोल देते हैं बी। इसे बोलते हैं लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष, आधा लघु अक्ष। नीचे तक आएगा तो पूरा हो जाएगा बेटा, 2 भी हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो पूरा ये एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम दूर तक गया है, ये क्या होता है, दीर्घ अक्ष। ये जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की दीर्घ अक्ष। कितना हो गया, 0,0 मूल बिंदु हो गया। समझ रहे हैं। अच्छा, ये जो नाभि होती है यहाँ, ये होती है ए ई कोमा 0 और ये होती है माइनस ए ई कोमा 0। अच्छा बेटा ई क्या होती है, ई होती है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसेंट्रिसिटी, डबल सी होता है इसेंट्रिसिटी। हालांकि इसेंट्रिसिटी क्या है बच्चों, ये अभी विषय नहीं है हमारा, ये विषय अभी नहीं है हमारा, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं केपलर के नियम, और केपलर के नियमों में हमें एक सीमा रखनी है कि बहुत दूर तक इसमें गणित हम डाल देंगे तो फिर हमारा मामला फंसेगा, फिर हमें गणित में कन्फ्यूजन होने खड़े हो जाएंगे हमारे। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अब आगे भी समझेंगे इस चीज़ को। पहला नियम तो समझ लिया कि भाई इतनी ही कहानी है ना। अब देखिए ये पहला नियम हो गया, और कैसा कैसा होता है ये बात आ गई। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम, अब दूसरे नियम पे चलेंगे। शाबाश, ये लिखा रहने देंगे क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है, ये हमारे काम आने वाला है। अब लेंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम है, शाबाश, यानी सेकंड लॉ। ठीक, तो सूर्य के चारों तरफ या सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ये दूसरा नियम है। इसे भी बोलते बेटा क्षेत्रफल का नियम भी बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल का नियम। ये नियम क्षेत्रफल का भी बन जाता है। अब क्षेत्रफल का क्यों होता है, ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य पर निश्चित समय अंतरालों में, है ना, या समान समय अंतरालों में, ऐसा लिख देते हैं बेटा, समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल अंतरित करते हैं। इसको भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य पर समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल अंतरित करते हैं। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तब ग्रह जब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यानी क्षेत्रफल परिवर्तन की दर सूर्य पर अंतरित या सूर्य के केंद्र पर अंतरित या नाभि पर अंतरित, है ना, क्षेत्र परिवर्तन की दर अचर होती है, कांस्टेंट रहती है। अब इसका मतलब देखो समझेंगे। मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ऐसे कोई ग्रह मान लीजिए चल रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि पृथ्वी जो है यहाँ से इस दिशा में चल रही है और यहाँ आ गई कुछ समय में, ये समय मान लीजिए डेल्टा टी है। तो बेटा ये क्षेत्रफल अंतरित हुआ है। देखो ये क्षेत्रफल कैसा हो गया, अंतरित हुआ सूर्य के केंद्र पे। टाइम कितना लिया, डेल्टा टी लिया।
अब यहाँ पर और कोई समय मान लें, कोई भी मतलब और कोई स्थिति मान लें ऐसे, और समय को वही रखें, तो पृथ्वी तो यहाँ पे भी आएगी ना, घूम के जाएगी ऐसे, यहाँ पे भी घूम के जाएगी ऐसे, ऐसे, और समय वही मान लें डेल्टा टी जितना यहाँ माना था, तो ये क्षेत्रफल भी समान होगा, ये भी इतना ही होगा। यानी ये है A1 तो ये है A2, तो A1 बराबर A2। तो ये भी स्टोरी है। किससे आएगी सर, ये तो कैसे आएगा, इसका तो पता ही नहीं चल रहा, क्षेत्रफल कैसे बनेगा समान। ये आएगा, ये इसी से आता है। सूर्य के चारों तरफ घूमते किसी भी ग्रह का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। संरक्षित है मतलब अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी सूर्य के चारों तरफ किसी भी ग्रह का कोणीय संवेग वही होता है। अच्छा, अब ये सेकंड लॉ का अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर इसका गणितीय रूप देखें, तो ये कैसा बनेगा, इस बात को समझना है। इसको नोट कर लो, इसको देख लो एक बार। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे और इसको इस चीज़ से जोड़ेंगे कि दीर्घवृत्त पे ये कैसे होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। चलिए शाबाश, नोट कर लो बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखूँगा। ये सब चीज़ें क्या हैं ये तो आपको पता लग गया, थोड़ा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, फिर थोड़ा चित्र को साफ बना लें थोड़ा सा ना, ऐसे। शाबाश, वेरी गुड, ओके। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। शाबाश, और देखते हैं। हाँ, शाबाश, ओके। तो कोणीय संवेग अचर रहता है, या क्षेत्रफल सूर्य के केंद्र पर या सूर्य पर या किसी नाभि पर अंतरित क्षेत्रफल परिवर्तन की दर अचर रहती है। ये हमें समझना है। चलिए, तो हम क्या जानते हैं, कोणीय संवेग होता क्या है? कोणीय संवेग होता क्या है सर? कोणीय संवेग तो हमें याद है क्या होता है, L M R क्रॉस V। बेटा ये सदिश राशि है, ये कोणीय संवेग होता है। अब इसको क्या करें, कोई R मान लें, कोई हम R मान लें। देखो कोई R मान लें, मान लीजिए ये सूर्य के केंद्र पर है या नाभि पर है। ये नाभि हमने क्या मान ली थी, F1, और ये मान ली थी हमने F2। तो जहाँ सूर्य है वहाँ पर है ये। अब सूर्य कहाँ पर है सर, सूर्य की स्थिति कहाँ पर है? देखो मैं आता हूँ अभी, थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। शाबाश, ये है, देखो ये वाला, ये सूर्य है यहाँ पर, और ये है बेटा ऐसे। तो ये जो वेक्टर है ये वाला, ये वेक्टर कैसा है, ये वेक्टर है, यहाँ पे देखो क्या लिखा, आर वेक्टर। ये है स्थिति वेक्टर, ग्रह का स्थिति वेक्टर। और जो ग्रह में वेग है इस समय यहाँ पर, यह है बेटा वेग का वेक्टर। और इस ग्रह का द्रव्यमान m मान लिया। तो अब समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए जैसे इसके चारों तरफ ये ग्रह यूँ घूम रहा है ऐसे, तो ये गति कैसी है? देखो वामाव्रत तो ऐसे होती है ना, अंदर की तरफ जाएगा फिर वेक्टर, भाई इस हाथ से देखो। तो ये गति कैसी है? क्रॉस प्रोडक्ट है ना, सदिश गुणन है। तो कैसी गति है? इसके चारों तरफ दक्षिणावर्त गति है, तो बाहर की तरफ आएगा। तो कोणीय संवेग कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ। हाँ, तो होगा क्या, एम आर क्रॉस वी। अच्छा, अगर इसे हम दूसरे रूप में लिखें तो हमें क्या चाहिए, आर और वी के बीच का कोण चाहिए होता है। इसे मान लें थीटा। देखो ये आर वेक्टर की दिशा हो गई, ये वी की दिशा हो गई है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एम आर वी साइन थीटा और एन कैप, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। देखो ये जो एन कैप है ये क्या है, दिशा का सदिश। दिशा के सदिश का मान कितना होता है, एक। दिशा के सदिश का परिमाण कितना होता है, मात्रक, एक मात्रक। यानी ये जो एन है ये बाहर की तरफ हो गया। तो एम आर वी साइन थीटा ये हो गया कोणीय संवेग। अच्छा, अगर मैं इसको दो जगहों पे लिखूं, मान लीजिए एक बार यहाँ लिख दूं, यहाँ ये वाली चीज़ें देखो, ये यहाँ लिखूं, इसको एक बार इस जगह पे लिखूं, तो देखो ये पूरा आर बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ पूरा आर बनेगा। इस पॉइंट को मान लूँ ए, और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लूँ कोई, यहाँ पे ले लूँ, इस पॉइंट को मान लूँ बी, है ना।
तो F1 A, और यहाँ पर अगर वेग मानूं बेटा ऐसे भी, ये इसे मान लूँ VA, तो इसे बोलते हैं एफेलियन पेरीहेलियन। एक होता है एफेलियन, एक होता है पेरीहेलियन, अंग्रेजी में नाम है इनके एफेलियन पेरीहेलियन, है ना। अपराहन एक नाम सुना होगा तुमने, अपराहन, पूर्वनाहन, इस तरीके से सुना होगा, है ना, कुछ नाम सुने होंगे ऐसे। खैर, सबसे दूर का बिंदु मान लो A है और सबसे पास का बिंदु B है। यहाँ पर दो स्थितियाँ आ गई, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ सबसे दूर का बिंदु, सबसे दूर का बिंदु, तो कितनी दूरी होगी F1 A, और यहाँ क्या चाल मानी VA। तो यहाँ पे कोण कितना है बच्चा, देख कोण कितना है 90, यहाँ पे तो 90 है भाई। यहाँ के कोण तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ का तो पता है कि भाई 90 है। देखिए जो वेग है यहाँ पे ऊपर को सीधा y अक्ष की तरफ जा रहा है, और ये सीधी ये जो r सदिश है यहाँ पे सीधा F1 A हो रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं m VA F1 A साइन 90 बराबर, यहाँ पे भी कर सकते हैं बेटा इसी चीज़ को, m VB, यहाँ पे क्या मान लिया, वेग VB मान लिया, और F1 B साइन 90। अच्छा देखो साइन 90 का मान तो 1 होता है ना, m से m कट जाएगा, देखो ये m से m कट जाएगा ऐसे, तो यानी VA F1 A और VB F1 B हो गया ये वाली चीज़। अच्छा ये जो चीज़ है F1 A, इसे क्या लिख सकते हैं पूरा, अगर यहाँ तक पूरा लिखें इसे लिख सकते हैं RA, लिख सकते हैं ना देखो, और इसे कितना लिख सकते हैं यहाँ तक, इसे लिख सकते हैं RB, सूर्य से AB, तो ये हो गया VA RA और VB RB। लेकिन ये कहाँ है, ये दो बिंदु हैं, एक सबसे दूर का बिंदु है A, एक सबसे पास का बिंदु है। बाकी अलग अलग जगहों पे ये कोण होता है, ये कोण 90 नहीं होता। मान लीजिए यहाँ देखो, इस जगह पे देखो ये कोण 90 नहीं है, फिर यहाँ पे भी ये कोण 90 नहीं है। तो सबसे पास और सबसे दूर के बिंदुओं पर तो सबसे ज़्यादा जो चाल है वो कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होगी, देखो सबसे ज़्यादा चाल होगी यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाल क्यों होगी सर, यहाँ पे दूरी सबसे कम हो गई है, RB हो गया है। सबसे कम चाल कहाँ होगी ग्रह की, A पर होगी। यानी पृथ्वी जब सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है तो उसकी चाल अपनी कक्षा में सबसे कम होती है। यानी यहाँ पे पृथ्वी, अगर जब पृथ्वी A पे आएगी तो इसकी चाल बहुत कम हो जाएगी, और जब पास आएगी तो चाल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये पूरा समय कितना है, पृथ्वी सूर्य का, इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरे 1 साल में लगाती है। तो 1 साल का मतलब सीधा हो गया कि ये जो समय है ये है 6 महीने, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने का समय है ये, ठीक। फिर 6 महीने में यहाँ आएगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, तो इस तरीके से हो रहा है। इसका प्रभाव हम कैसे देख सकते हैं, इसका प्रभाव हम कैसे देख सकते हैं, आप हमें बताइए। यहाँ पर गर्मी है कि सर्दी है, यानी यहाँ पे कैसे पता लगेगा हमें, दिन बड़ा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, दिन बड़ा हो जाता है, दिन का समय बढ़ जाता है, यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के ज़्यादा बड़े हिस्से पे गिरता है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के ज़्यादा बड़े हिस्से पे जब भी गिरेगा बेटा, तो दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। तो हमारे यहाँ दिन बड़ा कब होता है, गर्मियों में होता है, वो अलग बात है। गर्मियाँ और सर्दियाँ होना वो अलग से फैक्टर है। ऐसा नहीं मानते कि गर्मियाँ हो रही होंगी तो यहाँ सूर्य के पास आ रही होगी पृथ्वी, नहीं नहीं नहीं, वो बात अलग है। गर्मी सर्दी होना पृथ्वी का अपना वातावरण है। दिन का बड़ा होना, दिन का बड़ा होना यानी पृथ्वी के ज़्यादा हिस्से पर धूप या प्रकाश का पड़ना। कब पड़ेगा, जब दूर होगी तब ज़्यादा लाइट पड़ेगी, जब ज़्यादा प्रकाश आएगा। तो ज़्यादा बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कब होता है, गर्मियों में होता है। तो गर्मियों में जून का महीना होता है,
जून में दिन बड़े होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि उस समय पृथ्वी सूर्य से दूर है, और छोटे दिन होते हैं तो फटाफट दिन गुजरते हैं। तो इसका मतलब देखिए, आप कोई टॉर्च ले लीजिए या कोई बल्ब ले लीजिए, उस बल्ब के एक गोला ले लीजिए, गोला, क्योंकि पृथ्वी का आकार कैसा है, लगभग गोलाकार है। तो देखिए, जब जब आप उसके पास जा रहे होंगे बल्ब के, तो गोले के ऊपर प्रकाश पड़ने वाला क्षेत्रफल घट रहा होगा, जब जब दूर आ रहे होंगे तो बढ़ रहा होगा। यानी यहाँ से आने वाला प्रकाश, यहाँ से आने वाली लाइट या धूप जो भी है, पृथ्वी के ज़्यादा हिस्से पर पड़ेगी, लगभग आधे हिस्से पर पड़ जाती है जब ये बहुत दूर हो जाती है, और जब पास आती है तो वो क्षेत्रफल घट जाता है। इस बात को समझना है। तो इसका मतलब गर्मियाँ कब हो रही हैं, बड़ा दिन कब हो रहा है, जब पृथ्वी सूर्य से दूर है। ठीक, सर्दी गर्मी क्यों होती है पृथ्वी पे, वो अलग फैक्टर है। पृथ्वी पे सर्दी गर्मी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है। पृथ्वी पे सर्दी गर्मी, भारत में कुछ और स्थितियाँ हैं, अफ्रीका में कुछ और स्थितियाँ हैं। भारत में गोवा में सर्दी होती नहीं है, मुंबई में सर्दी होती नहीं है, वो अलग फैक्टर है। खैर, तो कुल मिला के दिन बड़े होते हैं जब पृथ्वी सूर्य से दूर होने लगती है, इस बात को पकड़ना। शाबाश। तो ये आ गई बात। तो सबसे ज़्यादा चाल कहाँ पर है, यहाँ पर है, जब पास होती है, और सबसे कम चाल कहाँ पर है, जब सबसे दूर होती है। कुल मिला के ये फॉर्मूला कोणीय संवेग का, क्योंकि देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान दोनों तरफ से कट जाता है, जो m है ये हमने किसका द्रव्यमान मान लिया, पृथ्वी का, तो VA VB RB। ठीक, अब यहाँ पे कोण ध्यान देना बेटा, साइन 90 लगा दिए गए, क्योंकि वेग सूर्य को मिलाने वाली रेखा, सूर्य को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है, लेकिन अन्य परिस्थितियों में कोण अलग अलग होंगे। ठीक, अब देखो यहाँ एक पॉइंट मानेंगे, ये पॉइंट मान लिया हमने S, और यहाँ एक पॉइंट मानेंगे, ये पॉइंट मान लिया हमने T। तो यहाँ के कोण को बेटा थीटा मानेंगे, और यहाँ के कोण को थीटा 2 मान लें, यहाँ के कोण को थीटा 1 मान लें, है ना। यहाँ पे जो चाल है इसको V1 मान लें, और यहाँ पे V2 मान लें, है ऐसे। तो अब इस चीज़ को दोबारा भी लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये तो हमने एरिया का रूल लिख दिया, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इस स्थिति को देखो, इसे यहाँ लिख दूंगा मैं, है ऐसे। तो क्या हो गया, M1 V1 R1 साइन थीटा 1 बराबर M2 V2 R2 साइन थीटा 2। ठीक, तो ये साइन थीटा जो है ये ज़रूरी है भाई। देखिए ए और बी पर तो चूंकि ये 90 है, तो हमने ये कर लिया, हम इस साइन थीटा को 90 मानते हैं जब गति जो है वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार पथ पे गति होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ साइन थीटा का रोल है। जब भी कोई सवाल लगाएं कोणीय संवेग पर केपलर के ग्रह गति में, जब भी कोई सवाल लगाएं तो साइन थीटा को मान के चलें, समझ के चलें, और सवाल को ठीक से पढ़ के साइन थीटा को देखें कि दरअसल साइन थीटा की वैल्यू लगेगी कि नहीं लगेगी। कई बार क्या करते हैं कि हम यही फॉर्मूला पकड़ लेते हैं, M1 R1 V1 बराबर M2 R2 V2, M1 R1 V1 बराबर M2 R2 V2 कर देते हैं, साइन थीटा को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर केवल ऐसी दो परिस्थितियाँ हैं, एक B और एक A, बाकी जगहों पर थीटा लगेगा, काम है थीटा का। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ेंगे बेटा। शाबाश। अब अगली बात करेंगे, कोणीय संवेग का कंसेप्ट तैयार हो गया, कैसे कैसे किस किस स्थिति में कितना होता है। चलिए, और ये भी पता लगा लिया कि इसका क्या फ़ायदा है। आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ेंगे बेटा, अगली बात करेंगे अब। शाबाश। ओके, तो अब मैं बात कर रहा था कि एरिया का ये नियम क्यों है, क्षेत्रफल का नियम क्यों है ये, यानी क्षेत्रफल परिवर्तन की दर जो है वो अचर रहती है। क्यों? क्योंकि कोणीय संवेग जो है वो अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो हम क्या मान रहे हैं कि वृत्ताकार गति में या दीर्घवृत्ताकार गति में हम क्या मानते हैं, हम देखो इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे सिद्ध कर लेते हैं
ये वृत्त बनाया, दीर्घ वृत्त या वृत्त ऐसे, और यहाँ एक छोटा सा एरिया मानते हैं डी ए, छोटा सा कोण मानते हैं डी थीटा, त्रिज्या को मान लेते हैं आर, और कुछ स्थिति यहाँ से लेके यहाँ एम, इसे वी मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे। तो ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यह है सूर्य। वृत्त नहीं है, ध्यान रखना, लगभग वृत्त मानकर ये प्रूव हो जाता है। एक छोटा सा एरिया ले लेंगे ना तो परिवर्तन उससे निकल आता है। त्रिभुज से भी निकल आता है क्योंकि बहुत छोटा है कोण डी थीटा और बहुत छोटा सा है एरिया डी ए। ठीक, चलिए, तो हमने क्या बेसिक इस्तेमाल किया? हमने बेसिक ये इस्तेमाल किया था बेटा कि जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, वो कितना है? एम आर वी। ये बेटा ये है, देखो ये रहा कोणीय संवेग, ये था हमारा, ये था ग्रह का द्रव्यमान एम आर क्रॉस वी, है ना, कुछ ऐसा था ये। अच्छा, वी क्या होता है बेटा? वी का पता है? पढ़ा सर, पता तो है, ये होता है ओमेगा क्रॉस आर। ये जो ओमेगा है ये क्या होता है? सर ये मालूम है मुझे। सर मुझे मालूम है सर। चलो तुम बता दो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा सर। क्यों नहीं बताओगे तुम अपना नाम? नाम तो सबका होना चाहिए, नाम तो पूछ ही सकते हैं। अपना नाम बताओ, नाम बताओ। सोनू, यस सर। मोनू, यस सर। हाँ, क्या बात। चलिए, तो इसको इतना लिख सकते हैं, तो पहले चेंज कर लो इसको, एम आर क्रॉस, ये जो वी है ना बेटा, ये कर लो यहाँ पे, देखो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ऐसा हो गया, देखो ऐसे। इस चीज को समझो कि ये बनेगा क्या। ओमेगा क्रॉस आर ये होगा लंबवत। ओमेगा क्रॉस आर किधर होगा? यहाँ पर एक कोणीय वेग है ओमेगा, ये होता है बाहर की तरफ। आर है एक सदिश वेक्टर इस तरफ को, तो ओमेगा क्रॉस आर यहाँ बनेगा वी की दिशा में। जहाँ वी होते हैं ना बेटा, यहाँ बनेगा वी, और वी क्रॉस आर फिर से बाहर बन जाएगा। तो कुल मिला के ये स्थिति कैसी हो गई? ये हो गया एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, डी थीटा बाई डी टी किधर होता है? ओमेगा की दिशा है बेटा, दिशा बाहर आ गई ना, ध्यान देखना भाई, ये दिशा है वी की और आर की दिशा है ये, तो बाहर आ गया वेक्टर। तो ये वेक्टर किधर को आ गया? डी थीटा बाई डी टी, ये आ गया बाहर की तरफ। अच्छा, अब इसके बाद एम 2 से गुणा 2 से भाग कर लो बेटा, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ऐसा कर लो बेटा, ऐसा। 2 से गुणा 2 से भाग हो गया सर। चलो हो गया। अब आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी 1/2। अब इसका जो एरिया होगा, ये थोड़ा सा एरिया, ये कितना होगा? वृत्त के का जो सेक्टर होता है उसका एरिया कितना होता है? डी ए। बताओ कितना होता है? ये होता है 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। यहाँ थीटा लगता है किसमें? रेडियन में। ध्यान देना बेटा, ये कोण कैसा होता है? ये कोण होता है रेडियन वाला। पक्का कर लेना इस बात को। मतलब हो सकता है तुम मेरा गणित ना पढ़ रहे हो सकता है तुम मेरा गणित ना पढ़ रहे हो सकता है फिजिक्स पढ़ रहे हो केवल, क्योंकि ये गणित में आता है, त्रिकोणमिति में, है ना। तो बेसिक जानकारी ठीक रखनी चाहिए अपनी। तो सर्कल के सेक्टर का जो एरिया होता है वो ये होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखो ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समय से भाग कर दूं, डी टी से थोड़ा समय लगा लूं, इसमें अल्प समय अंतराल, थोड़ा समय लगा लूं, यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा समय लगा लूं डी टी, तो ये क्या बनेगा? डी ए बाई डी टी। तो क्या हो गया? एल, ये जो एल है कितना हो गया? ये हो गया 2m डी ए बाई डी टी, ऐसा हो गया, देखो। अच्छा, अब ये बात आई कि ग्रह का जो मास है वो अचर है। भाई ग्रह का जो मास है, द्रव्यमान है जो ग्रह का, वो तो m है, वो थोड़ी ना बदल रहा है। तो क्या है फिर? कांस्टेंट क्या है? तो हम कहते हैं डी ए बाई डी टी ये अचर है। यानी
सूर्य पर अंतरित किसी समय अंतराल में सूर्य पर जो कोई ग्रह थोड़ा क्षेत्रफल अंतरित करता है, उस क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, समय परिवर्तन की दर, यानी क्षेत्रफल प्रति सेकंड, क्षेत्रफल प्रति सेकंड वो कैसा होता है? अचर होता है। तो कहीं मान लो डेरिवेशन करने को आ जाए, फिर बाद आप वो क्षेत्रफल वाला नियम बताओ साहब क्या होता है, कैसे होता है। कोई खड़ूस सा मास्टर आ जाए 11वीं क्लास में और लिख दे इसको, बताओ कैसा होता है। चलिए समझ में आ गया होगा, सिंपल है। आगे चलेंगे बेटा, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब चलेंगे तीसरे नियम की तरफ, केपलर का तीसरा नियम। दूसरे नियम की जानकारी हो गई है और ये तो याद भी हो गया। सर इसमें था ही क्या? कोणीय संवेग अचर रहता है बस, और क्या है। चलो अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। अब आ गया तृतीय नियम। ठीक, तो ये क्या कहता है? सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रह के परिक्रमण काल, ग्रह का के परिक्रमण काल है ना, का वर्ग ग्रह की कक्षा की त्रिज्या के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। शाबाश। सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की कक्षा की त्रिज्या के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यानी ये कह रहे हैं कि साहब इतनी सी बात है, टी का स्क्वायर होता है आर का क्यूब, ये है नियम। ठीक, अब तीसरे नियम को सिद्ध करना है। क्या करना बेटा? सिद्ध करना है। सर सिद्ध करना है इसको, क्योंकि ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है और वैसे भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ गई। चलिए करते हैं, इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो ये जो सिद्ध होता है, इसको समझना है कि ये सिद्ध कैसे होता है। तो कोई ग्रह जब सूर्य के चारों तरफ गति करता है, मान लीजिए सूर्य बना लें पहले, तो ये लिख देते हैं सूर्य, और ये बना देते हैं ग्रह की गति, ऐसे इस पे कोई ग्रह गति बना देते हैं, ये बना देते हैं ग्रह। ग्रह का द्रव्यमान मान लेते हैं m और सूर्य का मान लेते हैं m, बड़ा M। सूर्य का द्रव्यमान क्या मान लिया? बड़ा M, ग्रह का मान लिया छोटा m, और ये मान लेते हैं कक्षा की त्रिज्या। ऐसे तो होगा क्या? ग्रह पर जो बल लगता है इस तरफ को बल F, वो लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जरूरी होता है एक वृत्त पर या एक वक्र पर, कोई भी वक्र हो घुमाने के लिए, कि वहाँ एक अभिकेंद्रीय बल लग जाता है, mv²/r। अभिकेंद्रीय बल लगाने के लिए ये बल खर्च हो जाता है। तो ये बल हो गया, आकर्षण बल है F, तो F हो गया m में। तो F होता कितना? g m/r² और mv²/r। ऐसी कहानी होती है भाई। F बराबर तो m में होता है सर, ये तो हमें मालूम है, F बराबर m में होता ही है। F बराबर m में हुआ तो A क्या हुआ? अगर कोई चीज़ किसी वक्र पे चलती है, चाहे वृत्त पे चले,
चाहे दीर्घ वृत्त पे चले चाहे कहीं भी चले, तो उस पर हमेशा ज़रूरी होता है एक अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल इस आर के हिसाब से ऐसे लग जाता है यहाँ। सर ये तो वृत्त पे भी लगता है, बिल्कुल बेटा, ये वृत्त पे भी लगता है, दीर्घ वृत्त पे भी लगता है। किसी भी आकृति पे, किसी भी वक्र पे कोई वस्तु चले, सरल रेखा पे इसका मान 0 हो जाता है, क्योंकि सरल रेखा के लिए ये आर जो है वो अनंत हो जाता है, तो 0 हो जाता है। अगर सरल रेखा पे कोई चीज़ गति करे, उसका केंद्र नहीं मिलता हमें। अगर कोई वक्र बन जाए तो केंद्र मिल जाता है। तो इसका मतलब होता है सर होता तो ये तो वृत्त वाला मामला नहीं, सिर्फ वृत्त की बात नहीं है, कोई भी वक्र हो उस पर भी केंद्रीय बल ज़रूरी होता है। खैर, तो यहाँ पे ये m काट लें, ये लो m तो गया, तो अगली कहानी क्या मिली। अच्छा v क्या होता है, एक r भी काट सकते हैं, ये हो गया gm/r और ये हो गया v²। ऐसा हो गया, देखो तो v² जो हुआ वो हो गया gm/r। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, आगे पढ़ेंगे इसको। इसे कहते हैं कक्षीय चाल, इसे कहते हैं v को क्या कहते हैं, कक्षीय चाल। इसको बेटा बाद में काम आएगी, इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा याद कर लेना कि साहब कक्षीय चाल होती है, कक्षा में चाल। अब इसके बाद हम क्या करें, इसको लिखते हैं 2πr/t का स्क्वायर, लगभग वृत्त मानकर लिखते हैं इसको gm/r, लगभग वृत्ताकार। क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली दीर्घवृत्त का या और चीज़ों के उनके परम फार्मूला नहीं बनाते, वृत्त के हिसाब से ही बना देते हैं, क्योंकि आना वही है t²r³, क्योंकि r हर हाल में आना ही आना है। कोई भी हम चीज़ लगा लें उसमें r तो रहता ही है बेटा, उसमें r रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वृत्त मान कर लेते हैं लगभग वृत्ताकार। यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ध्यान देंगे इस बात को, लगभग वृत्ताकार। तो कुल मिला के देखो यहाँ से एक चीज़ आ रही है 4π² r² t² और gm/r। तो कितना हो गया, t² 4π² बाई gm और ये हो गया r³। तो देखो t² कितना हो गया, ये हो गया kr³। k क्या हो गया, k की वैल्यू कितनी हो गई, k हो गया नियतांक, ये हो गई 4π² बाई mg। शाबाश, चलिए। तो ये बन गया तीसरा नियम, और ये तीसरा नियम सिद्ध हो गया, t² प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख देंगे बेटा, प्रोपोर्शनल टू r³, है ना, ऐसे आ गया। चलिए, अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है, सर इसमें हम क्या मान के चलें, हमारी कमजोरी इसमें क्या हो सकती है। इसमें कमजोरी ये हो जाती है बेटा कि यहाँ जो k है इसमें दो चीज़ें आई है, देखो, एक पाई एक m, क्योंकि g तो कांस्टेंट है तो पाई भी कांस्टेंट है, पाई को भी छोड़ दो। ये जो m आया है ये किसका है, सूर्य का। इसमें कहीं भी उस ग्रह का द्रव्यमान नहीं आया जो घूमता है, इसमें द्रव्यमान उसका आया जिसके चारों तरफ घूमता है। तो किसके चारों तरफ घूमता है, सूर्य के। अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि साहब सूर्य के चारों तरफ दो ग्रह घूमते हैं, एक है मंगल एक है पृथ्वी, ठीक, एक मंगल ग्रह घूमता है एक पृथ्वी घूमती है। तो ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि ये दोनों ही मंगल और पृथ्वी दोनों ही सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। अब मैं अपनी बात को बदल दूं, एक है सूर्य, एक है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ घूमती पृथ्वी। तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब उस चीज़ को समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। शाबाश। चलिए, दो बातें लिखने चलेंगे, एक चलेंगे सूर्य और पृथ्वी और मंगल ग्रह, और एक सूर्य पृथ्वी और पृथ्वी चंद्रमा। दो बातें लिख के चलेंगे बेटा। तो यहाँ पर हमें अपने बोर्ड को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे।
देखते हैं फॉर्मूला कैसे काम करता है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं पृथ्वी तथा मंगल। इन पर कैसे लगेगा? और सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी तथा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है चंद्रमा। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। बेटा पूरा पढ़ना। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी है। मतलब बात हमारी आधी न रह जाए। सर बात आधी कैसे रहेगी? बात आधी कैसे रह सकती है सर? हम तो पूरा पढ़ेंगे सर। हाँ चलिए, तो पहला हमने क्या बनाया, सूर्य के चारों ओर घूमती है या घूमते हैं पृथ्वी और मंगल। तो देखो ये दोनों ही सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य देवाय नमः, और इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। एक पृथ्वी है और एक मंगल है। लो ठीक है, ये मंगल हो गया जी, सूर्य पृथ्वी मंगल। ठीक, तो पृथ्वी के लिए हम मान लें ये R1 है, मंगल के लिए हम मान लें, मंगल की कक्षा के लिए मान लें ये R2 है ना। द्रव्यमान सूर्य का हम मान लें ms, एक का परिक्रमण काल हम T2 मान लें, एक का T1 मान लें। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, T1/T2 का स्क्वायर और बेटा R1/R2 का क्यूब। क्यों? क्योंकि जिसके चारों तरफ घूमते हैं वो अकेला सूर्य है, एक अकेला सूर्य। आप देखें आगे, सूर्य के चारों तरफ और घूमती है पृथ्वी। तो जब सूर्य और पृथ्वी की बात करूंगा, सूर्य और पृथ्वी, जब ये बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, T², पृथ्वी का कितना मान लिया T1, और 4π² G/ms, और पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या हो गई R3। और जब पृथ्वी और चंद्रमा की बात करूंगा तो चंद्रमा का परिक्रमण काल मानूंगा T2, 4π²। तो बेटा यहाँ जो द्रव्यमान लगाऊंगा, यहाँ पृथ्वी का लगाऊंगा me, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना माना me, और चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी R2³। तो देख रहे हैं कैसे बदल गया मामला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, समझने वाले समझ गए हैं T1/T2। तो क्या होगा, देख इसके नीचे इसको रखूंगा, G कट गया me/ms, और R1/R2 का घन। ये बना फॉर्मूला। अरे समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है, जो समझ गया वो खिलाड़ी है। तो द्रव्यमान का रोल कहाँ है, द्रव्यमान का रोल कहाँ है, जिसके चारों तरफ घूमते हैं ग्रह, अगर वो बदल जाता है, सूर्य के चारों तरफ दोनों घूम रहे हैं तो दोनों सूर्य के ही चारों तरफ घूम रहे हैं, तो काम कर गया, जो का तो काम कर गया।
सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, तो द्रव्यमान आ गए, देखो, है ना, समझ में आ रही बात। हाँ, तो कुल मिला के इस बात को ध्यान में रख के चलना है, और सवाल पढ़ के पहले देख लेना है कि जो घूमने वाले हैं वो एक के चारों तरफ ही घूम रहे हैं या कोई किसी के चारों तरफ घूम रहा है, कोई किसी के चारों तरफ घूम रहा है। तो फिर इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना, फिर इसको लगा के देना है। शाबाश। चलिए अब देखते हैं दूसरी बात। शाबाश। अब आता है सूर्य के चारों तरफ अगर कोई ग्रह घूमता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो उस पर जो बल है वो कैसे काम करता है, बल की बात आएगी, है ना। उस पर जो बल है वो कैसे काम करते हैं। ग्रह गति में ग्रह पर बल, ग्रह गति में ग्रह पर बल, ग्रह गति में ग्रह पर बल। तो यहां पर मैं लेता हूं दीर्घवृत्ताकार कक्षा, वृत्ताकार कक्षा, और बेटा यहां मैं लेता हूं केवल वृत्ताकार कक्षा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंपटीशन वालों की तो चाहत है कि सर ऐसी चीज़ें बताया करो। और जो 11वीं वाले हैं सिंपल वाले, सर ये बड़ा कड़वा लगता है, खट्टा लगता है। खट्टा नहीं है, कड़वा है, और बढ़िया दवाई अक्सर कड़वी होती है। चलिए तो आगे चलते हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्षा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में हम लोगों ने क्या किया था, F1 था हमारा और एक था F2। सूर्य को यहाँ रखा था और इसके चारों तरफ एक ग्रह को यूँ घुमा लिया था हमने, ऐसे। ये हो गया और ये हो गया, चलो कुछ बन गया, मतलब बनाने लायक। ऐसे यूँ, और ये बना लेते हैं केवल वृत्ताकार कक्षा। मतलब यहाँ इस कंसेप्ट को समझना है कि अगर दीर्घवृत्ताकार कक्षा को वृत्ताकार ही मान लें लगभग, तो इसमें सूर्य कहाँ है, सूर्य यहीं रख लेते हैं केंद्र पे, इसमें सूर्य यहीं रख लेते हैं, और ग्रह यहाँ बना लेते हैं। कोई ग्रह है, मान लीजिए पृथ्वी है, ये कोई ग्रह है, यहाँ बना लेते हैं, और इसको इधर को चला लेते हैं V से, और इसमें सूर्य को यहाँ रखते हैं एक नाभि पर, और यहाँ कोई ग्रह बना लेते हैं, और इस ग्रह को इस तरफ को एक वेग से चला लेते हैं। ये हो गई ग्रह की स्थिति। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि जब वृत्ताकार कक्षा मानी गई है, कक्षा को क्या माना गया है, वृत्ताकार कक्षा, तो सीधे त्रिज्या लंबवत होती है। ये जो त्रिज्या है बेटा सीधे वेग के लंबवत होती है। तो यहाँ हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि अभिकेंद्रीय बल सीधा केंद्र की तरफ है, और आकर्षण बल, सूर्य का ग्रह पर आकर्षण बल भी सीधा केंद्र की तरफ है। यानी अभिकेंद्रीय बल और आकर्षण बल इस आर की दिशा में है। अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता है केंद्र की तरफ, और आकर्षण बल सूर्य और इस ग्रह के बीच में सीधा इसी आर पे लगा है। तो दोनों ही आर पर हैं, त्रिज्या के अनुदिश हैं। अच्छा, अब जरा यहाँ देखते हैं, यह है आकर्षण बल आर के अनुदिश, और आर के अनुदिश ये वाला जो आर है, इस वक्र की त्रिज्या, इस वक्र की जो त्रिज्या है बेटा वो कहीं और है। यहाँ देखिए, यहाँ ये वक्र की त्रिज्या यहाँ कहीं होगी। वक्र की त्रिज्या के अनुदिश यहाँ अभिकेंद्रीय बल है। यहाँ कौन सा बल है, ma, और यहाँ कौन सा बल है, F, आकर्षण। तो यहाँ पे ये जो त्रिज्या
जाती है, वक्र की त्रिज्या और आकर्षण बल जाता है, इनके बीच एक कोण रहता है। लेकिन ये कोण यहाँ बिंदु ए पर और बिंदु बी पर नहीं रहता है। ध्यान देंगे आप, ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। क्योंकि बिंदु ए पर जब ग्रह था, बात को समझना, तब लंबवत था बिल्कुल। तो यानी इसी दिशा में अभिकेंद्रीय बल था, इसी दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल था। क्योंकि यहाँ त्रिज्या जो होती है, जो भी वक्र होता है बेटा, उसके लंबवत होती है हमेशा। त्रिज्या उसके लंबवत होती है, वक्र की त्रिज्या। तो रेखा है वक्र की त्रिज्या, ये वाली इस रेखा पर है। किसी भी वक्र की त्रिज्या, मान लो ये वक्र बना दूं ऐसे, यहाँ देखूं तो इधर को होगी, यहाँ देखूं इधर को होगी। तो यहाँ जब ए और बी दोनों स्थितियों के अलावा ग्रह कहीं और होता है, तो आकर्षण बल और अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्रीय बल के बीच में एक कोण होता है। ठीक, लेकिन वृत्त में ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब इसमें इसका फायदा क्या है, इससे होता क्या है? इससे होता क्या है कि ये v बदलती है, ये v बदलती है। अब इसके फैक्टर क्या हैं? मान लीजिए कोण मान लूँ अल्फा, छोटा सा कोण मान लिया मैंने अल्फा। तो इधर को इस दिशा में एक बल लगेगा F आकर्षण कॉस अल्फा, और यहाँ स्पर्श रेखा पर एक बल लगेगा F आकर्षण साइन अल्फा। ये जो आकर्षण बल है, इसका एक घटक, इसको अल्फा मान लूँ, त्रिज्या और इसके बीच के कोण को, तो कॉस अल्फा लगेगा, जो अभिकेंद्रीय बल को संतुष्ट कर देगा। और F आकर्षण साइन अल्फा, ये इसकी चाल को बढ़ाएगा या कम करेगा। ये स्पर्श रेखीय बल है। तो यानी जब दीर्घवृत्त में अधिकतम दूरी से कम दूरी, सूर्य से कम दूरी की तरफ जाता है ग्रह, तो क्या होता है, यहाँ चाल कम है, पक्का देखो, सबसे कम चाल होती है ना ये पे, और यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो F आकर्षण साइन अल्फा, ये क्या है? ये है स्पर्श रेखीय बल, स्पर्श रेखीय बल जो चाल को बढ़ाता है। तो यहां तक आते आते चाल बढ़ जाएगी, फिर यही बल उल्टी दिशा में लगने लगता है, यही बल फिर उल्टी दिशा में लगने लगता है। अगर यहाँ, जब ग्रह यहाँ पहुँचेगा, यहाँ और इधर को जा रहा है, तो ये बल उल्टी दिशा में लगने लगता है ऐसे। ये बन जाएगा आकर्षण बल सीधा, और आकर्षण बल, और यहाँ कहीं बन जाएगा लंबवत अभिकेंद्रीय बल वाला। तो ये बल देखना बेटा, एक घटक इधर, एक घटक इधर, उल्टी दिशा में लग, फिर चाल को कम करता है, तो चाल को बढ़ाने लगता है। कब? ए से बी की ओर गति के समय, शाबाश, जब ए से बी की ओर गति होती है, तो यहाँ चाल बढ़ेगी, तेज चलेगा। अच्छा, अभिकेंद्रीय बल कौन सा बल है? F आकर्षण कॉस अल्फा। जब F आकर्षण बल है, उसका कॉस अल्फा अभिकेंद्रीय बल बन गया। वो mv²/r है, यानी ये जो बल है ये mv²/r है। तो यहाँ का r क्या होगा वो अलग बात है, त्रिज्या क्या होगी वो अलग बात है। लेकिन वृत्त में ऐसा नहीं होता, वृत्त में स्पर्श रेखीय बल नहीं बनता। तो वृत्त में चाल स्थिर रहती है, वृत्त में एक ही चाल से घूमता रहता है। ठीक, तो ऐसा नहीं होता कि पृथ्वी एक ही चाल से घूम रही हो सूर्य के चारों तरफ, तो वृत्त पे नहीं घूम रही है, दीर्घ वृत्त पे घूम रही है।
तो चाल किस कारण से बढ़ती है वो बात समझ में आ गई है। ठीक, तो ये थे केपलर के नियम और केपलर के नियमों पर कुछ छोटी छोटी अन्य जानकारियाँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो पढ़ेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी होती है उसे करते हैं पहले, उसके बाद आपके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ नोट्स लगे हैं, एमसीक्यू भी हैं कोर्स में, है ना। तो पूरा उसको बाद में पढ़ें। नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि एक तो किताब से देख के बना लें या मेरा जो नोट्स है उसमें से बना लें। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो लेक्चर बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है क्लास के अंदर, जो आप देख रहे हैं, इसी में से पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते नोट्स बना लो। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद नोट्स वो है जो लेक्चर में से बनाया जाता है। टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे हैं सबसे ज़्यादा नोट्स वहीं बनता है। उसके बाद नोट्स टीचर ने दिया है उसको देख लो, उसे मिला लो, कुछ छूट जाए तो उसमें जोड़ लो। बहुत ज़्यादा लिखने का, फालतू में नोट करो नोट करो नोट करो नहीं। कोशिश करिए समझने की, कोशिश करिए समझने की। वीडियो लेक्चर देखते जाइए, लिखते जाइए, हल्का फुल्का नोट बनाते जाइए। अगर बात समझ में आ गई तो नहीं रहेगी बात बाकी, और हमेशा के लिए दिन निकल जाएगा बेटा। नहीं रहेगी फिर रात बाकी। ये जो बार बार रात होती है, बार बार दिन होता है, ये दुनिया में होता है, जीवन में होता है। रात गई दिन हो गया, बस। ज्ञान की यात्रा सरल है, सीधी है, लेकिन उसके लिए हमारा स्वभाव, हमारी नेचर, उसमें भी सादगी और सरलता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगली क्लास में पढ़ लेना। शाबाश बाकी।